नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। भाइयों बहनों, जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति पर, हर दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि जीवन की इस यात्रा में आपके सफर को कैसे हम सुहाना बनाएं। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे जीवन में अगर कोई ऐसी बातें आ जाए, हमारे जीवन में कुछ ऐसे संस्कार आ जाए, चाहे ईर्ष्या के संस्कार, चाहे घृणा के संस्कार, चाहे नफरत के संस्कार, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, इस पर विस्तार से चर्चा किए थे। आज हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी हमारे साथ बचपन में, चाहे युवा काल में, चाहे किसी भी समय कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसका प्रभाव लंबे काल तक बना रहता है। उसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, कोई दाग लग जाए, कोई धब्बा लग जाए, कोई ऐसी बातें मन में बैठ जाए जिस पर विजय बहुत मुश्किल से मिल रही हो। कैसे हम इस पर विजय प्राप्त करें, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी और विशेष अतिथि के रूप में दीपम भाई भी है। आप तीनों का हार्दिक स्वागत। भाई जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाल्यकाल में या कोई ऐसा जीवन का मोड़ आता है जहां कोई ऐसी बातें हो गई हो, जीवन में कोई ऐसा दाग लग गया हो जो लंबे काल तक हमारे मानस पटल पर बना रहता है। उसको भूलना चाहते हैं लेकिन कई बार भूल नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल गए और किसी ने याद दिला दिया तो याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे लोग भूल गए हो लेकिन हमारे मन पर निरंतर वो बना रहता है। क्या करें, इस पर कैसे विजय पाए? उनके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, अभी उसमें उनका दोष नहीं होता, लेकिन वो बात ही ऐसी थी कि मानस पटल पर इतनी गहरी उतर गई कि जीवन भर के लिए उन्हें डिप्रेस कर गई, जिससे उनकी खुशी छीन गई। कभी कभी किसी मनुष्य से कोई ऐसी गलती हो जाती है, सबको पता लग जाता है, समाज को पता लग जाता है, किसी किसी तो देश में छा जाती है। अब जब वो कहीं भी फील्ड में जाएगा, अब लोग भूल गए हों लेकिन उसे ये रहता है कि सबको पता मैंने क्या क्या किया था। तो कहीं ना कहीं हर एक के जीवन में कुछ दाग धब्बे बड़े छोटे तो लगे ही होते हैं, लेकिन मनुष्य को उन सबको पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ना है। और दाग धब्बे लग भी गए, उसे मिटाना भी तो आता है ना हमें। देखो, कपड़ों पर लग जाते हैं तो आजकल बहुत चीजें निकली हैं, भाई ये लगा दो, हम देखते हैं जरा सा लगाते हैं। कपड़े का दाग निकालना तो आसान है, लेकिन मन में जो दाग लगा हुआ है वो भी इतना आसान नहीं। ये थोड़ा भारी तो पड़ता है, पर मैं कह रहा था जब कपड़ों का भी निकल जाता है तो मन के दाग को निकालने की भी विधियां तो हैं। राजयोग में तो बहुत अच्छी विधि है कि पूरा शिव बाबा स्वयं पूरा ज्ञान देकर हम सबको पूरा क्लीन कर देता है कि इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में भी यदि कुछ दाग धब्बे लगे हों उसको भी क्लीन कर दिया जाए। बस मुख्य बात, जरूरत इस चीज की है कि हम उन चीजों को भूलना सीखें। कई बार भूल नहीं पाते हैं भाई जी, हमारे मन में हमेशा बना रहता है। और वो जैसे भले हम उच्च पद पर चले गए हों या कोई अच्छे पोस्ट पे चले गए हों, लेकिन वो मन में हमेशा एक कांटा सा बना रहता है। बिल्कुल ऐसी एक सत्य घटना मुझे मेरी जानकारी में आई। एक व्यक्ति जिसने आईएएस कर लिया, लड़का बहुत अच्छा, अब कलेक्टर तक बन गया है वो, लेकिन गांव में जब वो था तो उससे कुछ गलती हो गई थी। अब वैसे तो गांव में बहुत कम आता है, पर किसी शादी में, किसी विशेष अवसर पर उसको आना पड़ता है, तो उसके मन में एक हीन भावना रहती है। वो ये सोचकर थोड़ा अप्रसन्न रहता है कि इन सबको पता है मैंने बचपन में क्या किया था, जबकि सत्यता ये है कि लोग उसकी उन बातों को भूल चुके होते हैं और वो उसको बड़े गर्व की नजर से देखते हैं कि खुशी रहती है कि चलो हमारे बीच से एक लड़का आईएएस करके अभी कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंच गया है। वो भूल जाते हैं, लेकिन मनुष्य खुद नहीं भूल पाता। तो मैं यही कह रहा था कि राजयोग एक ऐसी साधना है, एक श्रेष्ठ स्मृतियों में हम रहते हैं, एक अच्छी चीज मानस पटल पर प्रिंट कर देते हैं, तो ये जो कोई भी बुरी चीज, दाग धब्बे हैं, धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। जी। जैसे भाई साहब ने बताया कि कई बार हमारे जीवन में जो दाग लगे हुए रहते हैं वो राज्यों के माध्यम से उसको मिटाया जा सकता है या कई बार उसको भूला जा सकता है।
लेकिन हम प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं लोगों के बीच में, वो कई बार उसके कारण से वो तनाव में रहते हैं। कई बार उनके मन में हमेशा बना रहता है कि अरे मेरे साथ बाल्यकाल में ऐसी घटना घट गई, या मेरे से गलती हो गई, या किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। कुछ ऐसे दाग जो बने रहते हैं, वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि इसका एक तो बहुत अच्छा तरीका है राजयोग मेडिटेशन। यहाँ इससे बहुत सारे भाई बहने हैं जो बहुत घाव लिए हुए थे, बहुत दाग लिए हुए थे, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने मेडिटेशन के जो बहुत अच्छे अनुभव किए, बहुत अच्छे प्रैक्टिस की, उससे वो बाहर निकल गए। अभी उन्हें अगर वो याद भी आता है तो ऐसा लगता है जैसे तो पूर्व जन्म की कोई घटनाएं हैं, कोई असर नहीं करती वो बातें। जैसे शेयर करते हैं भाई बहनें आकर के कि हमने ऐसा कर दिया था, या ऐसा जैसे हम लोग बताते हैं कि जेल में भी हम लोग जाते हैं तो वहां उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जो वहां है, लेकिन अभी राजयोग सीख रहे हैं, और राजयोग सीख करके ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग देते हैं उससे पा करके उन्होंने अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना लिया है। इवन जो वहाँ जेल के कर्मचारी, अपने जो पुलिस वाले हैं, जेलर वगैरह हैं, वो भी उनसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि बात मत पूछो। इवन यहाँ तक होने लगा कि गवर्नमेंट जो है, वहाँ का प्रशासन है, उनके व्यवहार को देख करके, उनकी सोच को देख करके, उनके जीवन के परिवर्तन को देख करके उन्हें बहुत जल्दी उनकी मुक्ति भी हो जाती है, उनकी सजा भी कम हो जाती है। और ऐसे हमारे पास एक नहीं, पता नहीं कितने अनुभव है कि जिन्होंने बहुत बुरे काम कर लिए थे। एक हीन भावना भी बैठ जाती है, चाहे वो गुस्से में, आवेश में, नफरत में, ईर्ष्या में आके कैसे भी, मनमुटाव में आकर के कैसे भी उन्होंने किए, लेकिन गलत काम किए। लेकिन उस गलत काम से जो दाग लगा था एक जीवन में, उससे वो काफी ऊपर आ चुके हैं। और अब वो यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमसे गलतियां हो गई, हम कुछ ऐसा काम करें कि वो दूसरों से ना हो। जो दाग हमसे लग गए वो दूसरों के जीवन में ना लगे, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो हर चीज से निकलना आसान है, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकल सकते। हर चीज से निकलना आसान है, हर दाग को साफ किया जा सकता है, बस हमारी होल्डिंग नेचर ना हो, हम उसे पकड़ कर ना बैठे। जितना हम उसको पकड़ कर बैठेंगे उतना हम उसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम उसे खुद पकड़ करके बैठे हैं। अभी देखिए रोहित भाई, आप इस चेयर पे बैठे हैं और मैं आपको कहूं कि आप इस चेयर को दोनों तरफ से बहुत टाइट पकड़ के बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी मैं आपको कहूं कि इसे 1 इंच आगे खिसका दीजिए, नहीं खिसकेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस चेयर से आप उठ करके इस चेयर को आगे खिसका दो तो इस कोने से उस कोने में आप इसे ले जा सकते हो। ठीक इसी तरह से जब हम बातों को अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, उन्हें हटाते नहीं है, मन को डाइवर्ट नहीं करते, उन्हें बार बार याद करते हैं, उन्हें पकड़े रहते हैं, उनसे अटैचमेंट रखते हैं, और एक दुख की सुंदर सी फीलिंग उनको आती रहती है, अरे देखा, लोग उस फीलिंग में ही वो जीना सीख जाते, छोड़ना नहीं चाहते। छोड़े तो छूटे, जैसे आपने चेयर छोड़ी और मैं कहूँ कि आप इसे यहाँ से वहां ले आए तो ले जाएंगे, बहुत इजीली ले जाएंगे। ऐसे अगर मैं अपने मन से किसी चीज को निकालना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे एक दृढ़ संकल्प चाहिए, अपने अंदर एक इच्छा शक्ति चाहिए, तो मैं किसी भी चीज को निकाल सकती हूँ। ऐसे भी गहरे दाग हैं, उन्हें भी मैं धो सकती हूँ। अच्छे काम ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैंने एक बुरा काम किया जिससे मेरी छवि गलत बन गई, मेरी इमेज गलत बन गई, लोग मुझे हीन भावना से देख रहे हैं, मेरे अंदर भी हीन भावना आ गई। अगर 10 काम में और अच्छे कर लूं तो 10 काम में बहुत अच्छे कर लूं तो वो ही काम उन लोगों के नजरिए को बदल सकते हैं, प्रभाव कम हो जाएगा, और उसका जो एक अच्छी सुंदर गुड फीलिंग आएगी वो मेरे इस दाग को भी धोने में बहुत बहुत कहने का मतलब ये कि कई लोग अगर गलती हो गई और बैठ जाते हैं, अरे हमारे जीवन का विकास नहीं हो पाया, पकड़ कर बैठ जाते, छोड़ने को तैयार नहीं। एक तो खुद पकड़ कर बैठे रहते, दूसरे जो आसपास वाले हैं वो निकलने नहीं देते। वो ऐसी नजरिया बना करके रखते हैं, उनके लिए ऐसी ही सोच बना करके रखते हैं, वो निकलना भी चाहे तो भी बैठे रहो तुम ये। तो अपने उमंग उत्साह को कम ना होने दें, आगे बढ़े, उसके लिए सत्य ज्ञान बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमार दीपम भाई भी हैं। आप एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस समय पीएचडी कर रहे हैं। आप अपना विशेष अनुभव हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। दीपम भाई, विशेष आपका स्वागत है। हम आपसे थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि राजयोग का अभ्यास आपने कब से शुरू किया और इससे आपको क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या मदद मिली?
मेरा जीवन ही राजयोग अभ्यास ने बनाया है। क्योंकि जब हम राजयोग अभ्यास नहीं करते थे, उससे पहले हम पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे। जैसे मान लीजिए क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं तो कभी 23, कभी 24 ऐसी पोजीशन आती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया तो हमारा मन की एकाग्रता इतनी बढ़ने लगी कि 3 महीने बाद जब हमारे परीक्षा हुई तो उसमें 4th पोजीशन आई। और जब हमने इसी राजयोग के अभ्यास को कंटिन्यू रखा तो फिर हम एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो इसके लिए हम परमात्मा का दिल से शुक्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम राजयोग की विधि को अपनाते हैं और उसके लिए अपने आप के लिए समय निकालते हैं तो हमारा जीवन बहुत सहज तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि मुझे राजयोग के अभ्यास करने के बाद ही मेरी प्रगति हुई। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कौन से उम्र में और कौन से क्लास में आपको ये राजयोग का ज्ञान मिला और वहां से कैसे आपके अंदर परिवर्तन आया? ये सन 2003 की बात है। उस समय हम 8th क्लास में थे। तब तक तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पढ़ भी पाऊंगा। मुझे कई टीचर्स तो ये कहते थे कि दीपम आप बस ग्रेजुएशन कर लो, ये बहुत है। लेकिन हमने एक लक्ष्य बनाया और जैसे कहते हैं परमात्मा हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमने राजयोग सीखा तो उसने हमारे जीवन को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। जी। तो कहने का मतलब है कि राजयोग से आपकी बुद्धि का भी विकास हो गया। बिल्कुल। तो क्या इसके लिए आप बहुत घंटों अभ्यास करते थे या कुछ समय बैठकर ही आप प्रैक्टिस कर लेते थे? स्टार्टिंग में हमें कुछ समय अपने आप को देना पड़ता है। जब वो चीज हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती है फिर हम कर्म करते भी कर सकते हैं। जब हम इस विद्यालय के संपर्क में आए तो हमें लगा कि इसके लिए तो स्पेशल साधना करनी पड़ेगी। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि हम कर्म करते भी कैसे अपने मन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। इस चीज ने हमारे अंदर बहुत कंसंट्रेशन को बढ़ाया और स्टडी में बेसिकली चाहिए ही कंसंट्रेशन होती है। मैं एकदम और आपको बेसिक चीज जानना चाहता हूँ। आज के जो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को राजयोग से, ज्ञान योग से दूर रखना चाहते हैं। अरे अभी आपका उम्र नहीं है। लेकिन आपने कहा मैं 8वीं क्लास से ही इसमें ज्वाइन किया, तो आपके घर वाले से कोई सा विरोध नहीं हुआ कि अभी तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का उम्र है, कहाँ जा रहे हो तुम राजयोग सीखने के लिए, ओम शांति में कहाँ चले गए? ऐसा कुछ विरोध नहीं हुआ आपके ऊपर? ये स्वाभाविक है। और बेसिकली जहाँ उस समय पे हमें गांव में रहते थे और गांव में तो वैसे भी लोग इस चीज से बहुत हमें दूर रखते हैं। लेकिन हमारा एक लक्ष्य था और मेडिटेशन करना कोई गलत नहीं है। तो इसलिए अगर हम अभी पेरेंट्स के लिए भी यही एक मैसेज है, अगर हम कुछ समय बच्चों को सही दिशा में इस चीज का अभ्यास करवाते हैं तो हमारे बच्चे बहुत सही ट्रैक पे रह सकते हैं और उनका जीवन एक गुणवान जीवन बन सकता है। बहुत अच्छा। मेडिटेशन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, एक अच्छा जो हम चाहते हैं कि बेटर सोसाइटी बने, क्योंकि जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है। जी, आपका अनुभव का और हम लाभ लेंगे। हम विषय पर आते हैं भाई जी। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में जो दाग लग जाते हैं, तो वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि वो दाग, जैसे आपने बताया कि कपड़े के दाग तो धोया जा सकता है, लेकिन जैसे दीपम भाई भी बता रहे हैं कि राजयोग के माध्यम से इनका बहुत विकास हुआ, तो ये राजयोग के माध्यम से हमारे दाग धब्बे भी धुल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे धुल ही नहीं सकते, बहुतों के धुल गए हैं। घाव भी बड़े गहरे लगे हुए थे कईयों को। मेरे पास कई कपिल्स आते हैं जिनके आपस में ये ज्ञान लेने से पहले काफी झगड़े थे और वो शांति के लिए हमारे आश्रम में आए थे। तो ओपनली बता देता हूँ, भाई ने कहा कि मेरी मिसेज ऐसी तेज बोलती है कि मेरे दिल को इसने कई बार घायल कर दिया है और मैं चाहता था कि इससे मुक्ति हो मुझे, तुम भाई अपने घर जाओ, मैं बहुत घायल हो चुका हूँ, अब और सहा नहीं जाता है। लेकिन बस पहले मैं आया ज्ञान में, मैंने लिया ज्ञान, फिर मैंने सोचा ये भी कुछ अच्छा सीख ले तो हमारा परिवार टूटने से बच जाए। मैं इसको लाया और ये भाग्य की बात है कि इसको बहुत अच्छा लग गया। अभी उसमें भी परिवर्तन आ गया और मैं बहुत स्ट्रांग हो गया। मैंने उसको क्षमा कर दिया और उसने क्षमा मांग ली। हम दोनों के मन लाइट हो गए, बहुत हल्के हो गए और जो बहुत गहरे घाव लग गए थे ना, वो भर गए। मेरे लिए कई अनुभव ऐसे आते हैं। कल भी एक आया, कोर्ट केस चल गया था, इतना गहरा, पत्नी ने ही
कोर्ट केस कर दिया था। अभी मैंने कहा अच्छा पति को कहना मैं वापस लेती हूँ, तो पति ने कहा नहीं, अब तो कोर्ट ही फैसला करेगा। मैं समझ गया कि घाव गहरे हैं, वो व्यक्ति इसको क्षमा नहीं कर रहा है। आखिर फिर मैंने दोनों को अच्छी बातें सिखाई और बहुत गुड रिजल्ट 1-2 दिन में दिखाई देने लगा है। तो वास्तव में राजयोग एक तो हमारे मन की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। जिन चीजों को हम बहुत सीरियसली ले रहे थे, अरे इसने ये बोला था, तीर मार दिया है मेरे दिल में, घायल कर दिया है मेरे दिल को, अब हमें लगता है कि नहीं, ये घायल की फीलिंग होना ये तो हमारी कमजोरी थी, हम स्ट्रांग हैं, हमारे दिल को कोई घायल कर ही नहीं सकता। उसने तीर छोड़े, वापिस उसके पास चले गए, हम हल्के हो जाते हैं। तो एक तो राजयोग से ये फायदा होता है। दूसरी चीज ये कि देखिए एक सुंदर सा सिद्धांत है कि अगर हम कुछ श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे तो पास्ट की स्मृतियां लोप होती जाएंगी। यानी पास्ट की जो हमें याद आती है ना चीजें, उसको हमें भुलाना होता है, हमारे जीवन के लिए बाधा बना रहता है बहुत। और आजकल तो ये बहुत बड़ी बाधा है, चाहे विद्यार्थियों में ये काम कर रहे हैं, चाहे बड़े बूढ़े हों, चाहे बीच की आयु के हों, सब कुछ ना कुछ पास्ट का बोझ लेकर चलते रहते हैं। तो उनको भुलाना, इसके लिए राजयोग में हम सभी को 5 स्वरूपों का अभ्यास सिखाया गया और हम मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ कि जैसे हम तो अभी तक अपने ही एक स्वरूप के बारे में जानते हैं या सुने हैं, लेकिन ये नई बात सुनने को मिल रही कि हमारे ही कोई 5 स्वरूप भी होते हैं। आप थोड़ा उसको हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए ये है कि लोगों ने तो केवल ये रिसर्च की मैं कौन हूँ, और मुश्किल से लोग ये थोड़ा थोड़ा सोच पाए कि मैं आत्मा हूँ। हमारे पूरे सृष्टि चक्र में क्या क्या रोल रहे हैं उसकी स्मृति हमें स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान ने दी। पहले तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा अनादि स्वरूप है, तुम कितने महान हो, तुम्हारे अंदर कितनी लाइट है, डिलाइटफुलनेस है, तुम्हारे अंदर कितना प्रकाश और तेज है, उसकी याद दिलाई, उसको हम याद करें। दूसरा, जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई सतयुग से, तब तुम देवता थे, ये याद दिलाया। हम अपने देव स्वरूप को याद करें। भक्ति में जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो हमारी ही यादगार है, फिर इसे याद करें। संगम युग पर हमें प्रभु मिलन हो गया, हमने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया, इसे याद करें। और अब हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, डबल लाइट बनना, संपूर्ण बनना। तो ये 5 स्वरूप हैं हमारे, इनको जितने जितने हम याद करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल हो जाएगी। और वो चीजें लगेंगे अरे तो बेकार था, पास्ट हो गया, अब उनको बार बार क्यों याद करें, छोड़ो। जी, आगे हम आपसे और इस पर चर्चा करेंगे। वापस विषय पर आता हूँ गीता बहन, जैसे हम आज चर्चा करें दाग धब्बे के ऊपर। कई बार हम घर में जो गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, मान लो किसी बच्चे से गलती हो गई हो, तो उस बच्चे को कई बार याद दिलाते रहते हैं कि अरे तुम्हारे से गलती हो गई थी, तुम कहाँ आगे बढ़ोगे। तो कई बार उस बच्चे के मानस पटल पे ये बैठ जाता है कि मेरी मम्मी पापा मुझे बार बार याद दिलाते रहते हैं। तो क्या करें जो परिवार में रहते हैं, या मम्मी से गलती हो गई, या पापा से गलती हो गई, या भाई से गलती हो गई, हो जाता है, जीवन है ये, हर एक से हो सकता है, संभव है। लेकिन हम कैसे एक दूसरे की गलती को देख करके, जांच करके उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? गलती होना एक स्वाभाविक सी घटना है, हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा है तो अगर हम उसे बार बार वही गलतियां याद दिलाएंगे तो माना वो भूल उसके अंदर हम भरते जा रहे हैं कि तुम बार बार ये भूल करते रहो। एक अच्छी समझाने देने के बाद, शुभ भावना के साथ, सम्मान के साथ, अपनापन दे करके, एक सीख देने के बाद उसे हम खत्म करें। नहीं तो ये बात ऐसे ही हो जाती है। और ये केवल बच्चे के लिए नहीं है। मान लीजिए कोई बात मुझे किसी ने कह दी, कोई गलती मेरे साथ किसी ने कर दी, या कोई दुखदाई घटना मेरे साथ घट गई, या किसी ने मुझे कड़वा बोल दिया, ईर्ष्यावश मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो मैं भी खुद को यहाँ अपने आप को पीड़ित करती रहती हूँ। बड़ी वंडरफुल सी बात है कि हमें एक चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, उसकी हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं, ये घाव बड़ा ना हो जाए। पेन होता है तो कुछ ना कुछ मरहम लगाएंगे, मेडिसिन लेंगे, उसको ढकने की कोशिश करेंगे कि और जम्स ना लग जाए इसके ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अगर जो बाहरी चोट है उसे हम जल्दी से जल्दी ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा परहेज करना, पानी नहीं लगने देना, इसको धूल मिट्टी नहीं लगने देना, तो हम उसको कवर रखेंगे, ढक कर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कुछ घाव हमारी आत्मा पर लग जाते हैं, मन पर लग जाते हैं। किसी ने मुझे बहुत बुरा कह दिया, 10 साल पहले कह दिया,
लेकिन वो बुरी बात आज तक मेरे मन में है। जब जब मैं उस बुरी बात को याद करती हूँ, तब तब मैं उस घाव को कुरेद रही हूँ, उसे और गहरा कर रही हूँ। उस घाव को मैं भरने नहीं दे रही, उसे कुरेदने का काम कर रही हूँ। ऊपर से तो ठीक है, लेकिन जैसे कोई एक लोहे की नकुली चीज लेकर, कील लेकर, जैसे मैं उसमें डाल के उसे घुमा रही हूँ और उस दर्द को बढ़ा रही हूँ। बाहरी घाव को भरने का हम बहुत प्रयास करते हैं, मर्रम लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मन के घाव को मैं खुद कुरेद रही हूँ। उस घाव को भरने का मेरा कोई भी एक संकल्प भी नहीं है कि इस घाव को मैं भरूं जो मुझे दुख दे रहा है, मुझे पेन दे रहा है। और जब मुझे पेन हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो उसका असर क्या होगा? जो मेरे आसपास वाले हैं, मेरे वाइब्रेशंस वहां तक भी जाएंगे और मेरे मुख से भी निकलेंगे, मेरे कर्म से भी निकलेंगे। यहाँ मेरे दुख बहुत ज्यादा है, 80% है, 90% है, तो मेरे आसपास का माहौल कैसा होगा? दुखदाई होगा, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मैं सुखदाई तो बोलूंगी नहीं, मैं देखूंगी तो मेरा नजरिया सुखदाई तो होगा नहीं, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊंगी, चाहे मेरे वाइब्रेशंस के थ्रू, मेरे देखने के नजरिए से, मेरे बोलने के नजरिए से, मेरे किसी भी कर्म से दूसरों को दुख जरूर होगा, क्योंकि यहाँ दुख है। तो क्यों ना मैं जैसे बाहर के घाव भरने का ध्यान रखती हूँ, अपने मन के घाव भी भरने का प्रयास करूं। क्यों मैं उस पेन में रहूं? अगर इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है तो उसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो मेरा एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ सुखद घटनाएं भी तो हुई होगी। अगर मेरी हार हुई है तो कहीं जीत भी तो हुई होगी। अगर किसी ने मुझे बहुत दुख दिया है तो किसी ने प्यार भी तो दिया होगा। किसी ने बहुत नफरत की है तो किसी ने बहुत प्यार भी तो किया होगा। तो वो पॉजिटिव चीजें मैं क्यों ना याद करूं? अपने मन को डाइवर्ट करना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मन तो एक छोटे बच्चे की तरह है। मान लीजिए बच्चे के हाथ में चाकू है और बहुत पैना नकुला चाकू है, और माँ देख रही है कि बच्चा चाकू से खेल रहा है, इससे लूंगी तो रोएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो एक समझदार माँ क्या करेगी? चाकू उसके हाथ से ले लेगी, चम्मच पकड़ा देगी। बस इतना सा ही तो करना है हमको, परिवर्तन, इतना सही, अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन। जब दुखद बातें हमें याद आती हैं तो हम उस समय अपने मन को डाइवर्ट करें, कुछ अच्छे थॉट्स क्रिएट करें। अगर उस समय थॉट्स क्रिएट नहीं हो रहे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने मन को वो चीजें दें जो उसे बहुत पसंद है। किसी को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, उस टाइम म्यूजिक सुनना शुरू कर दे। किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, उसके साथ घूमना बहुत पसंद है, उसके साथ बैठे, घूमे, बातें करें। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ लें। किसी को पकोड़े खाना पसंद है, पकोड़े खा के उसके मन को बहुत खुशी मिलती है, उस समय वो काम करे जो मन को बेहद पसंद है, तो मन इजीली डाइवर्ट हो जाए। लंबे काल तक उसका प्रभाव, घाव को बढ़ाने से जितना हम उस बात को याद कर रहे हैं उतने हम अपने घाव गहरे कर रहे हैं, और वो घाव किसी दूसरे को नहीं, मुझे पेन देगा और मेरे से फिर दूसरों को मिलेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि बहुत ही बुद्धिमता के साथ उस घाव को भर दिया जाए। दीपम भाई, जैसे आपने अपना परिचय में बताया कि मुझे राजयोग का अभ्यास से बहुत फायदा हुआ, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। आप जैसे बताया कि 8वीं क्लास से ही आपने शुरू कर दिया। आपके जो दोस्त यार थे उस समय, स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ते थे, उन लोगों ने आपको रोका टोका नहीं कि आप कहाँ जाते हो? अरे हमारे साथ खेलने कूदने का उम्र है, हमारे साथ घूमने का उम्र है, और आप ये कहाँ चले जाते हो राजयोग का अभ्यास करने? इस तरह का कोई आपको सामना न करना नहीं पड़ा? मुझे एक चीज हमेशा याद रही कि जब भी हम अच्छी ट्रैक पे चलते हैं तो आसपास से विघ्न तो आते ही हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, गांधी जी हैं, लेकिन अगर हमें अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य क्लियर है तो हम इधर उधर की बातों से कभी डाइवर्ट नहीं होते हैं। जैसे हाथी भी जब गली में चलता है, बहुत जानवर भौंकते हैं, लेकिन वो अपनी मस्त चाल चलता है, उसी तरह से। लेकिन जब हमारे अंदर आसपास वाले परिवर्तन देखते हैं तो उस परिवर्तन से वो अपनी बातों को कहना बंद कर देते हैं। जैसे राजयोग के अभ्यास से पहले हमें हकलाने की प्रॉब्लम थी। मुझे एक सेंटेंस बोलने में 1-2 मिनट लगते थे, जिसके रिजल्ट से मैं हमेशा ओरल एग्जाम में फेल होता था। लेकिन जैसे जैसे हमने राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया, उससे हमारा जब मानसिक अभ्यास जो करने लगे, मानसिक प्रगति होने लगी, तो हमारी वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो हमारे आसपास के जो स्टूडेंट थे वो हैरान हो गए कि जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए उसे हम कैसे परमात्मा की याद से और रेगुलर राजयोग के अभ्यास से हम इसको सहज ही खत्म कर सकते हैं। इस समय जो आप बोल रहे हैं, ऐसे आप साधारण रूप से नहीं बोल पाते थे पहले? आप बिल्कुल कभी भी नहीं।
मैं सुनाया ना कि मैं ओरल एग्जाम में हमेशा फेल होता था। इसीलिए परमात्मा को सुप्रीम सर्जन भी कहा गया है। बहुत सुंदर वेदों अनुभव का आप- वेद। हाँ मैं सुनता था कि परमात्मा सर्जन है, हाँ। लेकिन सर्जन को यूज कैसे करना है वो इस राजयोग के अभ्यास से समझ आया कि हम दुनिया की कोई भी बड़ी सी बड़ी बीमारी को हम राजयोग के अभ्यास से और अपने आत्मिक विश्वास से हम उसको पूरा कर जी, सकते ये हमारे हैं। दर्शकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक व्यक्ति के अंदर कोई इस तरह का समस्या हो और वो राजयोग का अभ्यास करे तो उस पर विजय पाया जा और सकता कितनी बिल्कुल, अच्छी बात है ना, यार दो सस्ते हो गया, जब देखा कि नहीं इसमें तो चेंजेस आ गई, अभी तो ये हमारी तरह बोल सकते हैं, नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, जी, जी। तो 100% चेंज तो दिखाई दे रहा है ना फिर सभी को। आपने बहुत सुंदर अनुभव हमारे दर्शकों के लिए रखे और आगे भी आपसे और चर्चा करेंगे और आपसे बहुत सुंदर सुंदर जानकारी और लेंगे। भाई जी आप आए, दीपम भाई, गीता बहन, आप तीनों समय निकाल करके स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा के माध्यम से हमने जाना कि वास्तव में राजयोग एक ऐसी विधि है जो हर व्यक्ति अपना सकता है, हर व्यक्ति इस अभ्यास किया जा सकता है और इसके अभ्यास से हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हम सभी अपने जीवन की यात्रा को बहुत सुहाना बनाना चाहते हैं, अपने सफर को आनंददायक बनाना चाहते हैं और इसके लिए सुंदर विधि है। छोटा सा मेडिटेशन करें, समय निकाल करके मन को एकाग्र करें उस परमात्मा के ऊपर जिसके हम सच्चे सच्चे संतान हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।